रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक आपका करप्शन को लेकर है। ड्राफ्टिंग कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले एक प्रस्तावना बनाएंगे। अर्थ या परिभाषा चाहे तो परिभाषा दें। उसके बाद इतिहास बताते हुए कुछ उदाहरण देने हैं हमें। ठीक है। प्रभाव या परिणाम, सरकार या व्यवस्था द्वारा किए गए प्रयास, और क्या सजेशन हो सकते हैं, इसके साथ हम निष्कर्ष जोड़ते हुए खत्म करेंगे इसमें। ठीक है। ठीक है फिर। तो बहुत सामान्य सा टॉपिक है, इसलिए इसकी प्रस्तावना में कोई समस्या नहीं होगी। दो तीन प्रस्तावनाएं हम आपको बना के दे रहे हैं, है ना। जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से बना लीजिएगा अपनी। पहली प्रस्तावना तो शुरुआत करते ही घोटालों को ही दिखा दो, तो एग्जाम में तुरंत समझ जाएगा कि हाँ भैया आपको भ्रष्टाचार के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपको बेहतर ढंग से पता है। ठीक है। और घोटाले जो आपको नहीं दिख रहे हैं स्लाइड में, वो आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हो, उत्तराखंड के भी जोड़ दो। ठीक है। दूसरी शुरुआत और नीचे लिखी हुई है आपकी कि 9 दिवस को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस यूनाइटेड नेशन 31 अक्टूबर को मनाता है, और जब ये मनाए जाते हैं तो उसके पीछे भी भ्रष्टाचार निकल आता है। कैसे निकल आता है इस लाइन को आप जोड़ सकते हो इससे। ठीक है। कि भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन वो कार्यक्रम भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। ठीक है। ये थोड़ी सी विरोधाभासी शुरुआत होगी, लेकिन एक तरह का कटाक्ष है, शुरुआत कर सकते हो इससे। ठीक है। और तीसरी शुरुआत स्लाइड में नहीं है, तो वो आप लोग नोट कर लेंगे। जो हम कुछ पंक्तियां लिखते हैं हमेशा, भ्रष्टाचार ना केवल आज है बल्कि सदियों से इसका राज है। इस लाइन को शुरू करने के बाद आप लोग लिखते जाएं, किसी भी विकासशील, अविकसित और यहाँ तक कि विकसित देशों की समस्या है भ्रष्टाचार, जिसका जन्म या इतिहास मानव सभ्यता के साथ ही प्रारंभ होता है। तो भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। विधायिका से लेकर न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, और जो नहीं दिख रहा है वहां भी इसका प्रभुत्व है, बोलबाला है। कॉमा करके लिखेंगे। बुद्धिजीवी या तो खामोश होते रहते हैं, या फिर मीडिया चैनल पर या समाचार पत्रों पर आर्टिकल लिखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री, इति माने बस हो गया, इतिश्री कर लेते हैं।
मीडिया पेड न्यूज दिखाता है, पेड न्यूज, कॉमा हिस्ट्री सॉरी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हिंदी में लिखेंगे इसे, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी नीति है। जैसा चिंतन या मूल्य अब या तो निबंध में ही दिखाई देता है या फिर 9 दिसंबर या 31 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के दिन, जहां स्पीड ज्यादा हो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और जब से पूंजीवाद आया है, जब से पूंजीवाद आया है, ऐसा लिखना, पूंजीवाद से पहले तो भ्रष्टाचार को कुसंस्कृति, बैड कल्चर माना जाता था, लेकिन इस पूंजीवाद ने तो, इस चरम पूंजीवाद क्रॉनिक कैपिटलिज्म ने तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दिया है। कॉमा हर दूसरा व्यक्ति मौन स्वीकृति के साथ इसे देख रहा है, ना केवल देख रहा है बल्कि हिस्सेदार भी है। तो जब मौन संस्कृति लिखोगे तो वहां ब्रैकेट में लिख देना इतना तो चलता ही है, इतना तो चलता ही है। ठीक है। उस भारत में जिसका सपना गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह ने देखा, क्या वो यही भ्रष्टाचारी दीमक वाला भारत था? जवाब होगा नहीं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे, आगे बढ़ें इससे पहले इस अवधारणा की समझ विकसित करना ठीक रहेगा। साफ साफ लिखना है, ऐसे ही, इस अवधारणा की समझ विकसित करना ठीक रहेगा। समझ या अर्थ विकसित करना, अर्थ को समझना ठीक रहेगा। यदि हम संकीर्ण अर्थ की बात करें, साफ साफ लिखना, यदि हम संकीर्ण अर्थ की बात करें तो सरकारी सरकारी अधिनियमों में तो यह, सरकारी अधिनियमों में तो यह, ये वाला लिख देंगे आप, एक सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। ये परिभाषा बाकायदा दी गई है। भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम जो हमारा अभी 2013 में संशोधित हुआ है, उसमें ये परिभाषा साफ साफ दी गई। ये सरकारी भ्रष्टाचार, सरकार की नजर में भ्रष्टाचार है। लेकिन यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो वही चीज आगे लिखी हुई है, नैरो और गवर्नमेंट मीनिंग एंड वाइड मीनिंग। तो वाइड मीनिंग के लिए आप क्या लिखेंगे? विस्तृत अर्थ में यदि शाब्दिक अर्थ ही ले लिया जाए, शाब्दिक अर्थ ही ले लिया जाए तो यह दो शब्दों से मिलके बना,
भ्रष्ट, ठीक है, प्लस आचार, आचार मत करना, आचार माने व्यवहार, ठीक है। भ्रष्ट का अर्थ है, भ्रष्ट का अर्थ है भटका हुआ, साफ साफ लिखना है सही, भटका हुआ, डाइवर्टेड इंग्लिश में, डाइवर्टेड भटका हुआ, या बुरा, बैड, आचार, व्यवहार, ठीक है। और आचार का मतलब हमारे काम करने के तरीके, हमारी सोच, हमारा चिंतन, ठीक है। चलो, अब भटके का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ऐसा कोई भी व्यवहार या आचार जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम से अलग हो, भटक गया हो। नियम और लक्ष्य दोनों ही लिखिए, लक्ष्य, ठीक है, से भटक गया हो। यानी आज हमने या कुछ लोगों ने समाज के लक्ष्यों को भी नहीं माना है और उनकी प्राप्ति के तरीकों को भी नहीं मान रहे हैं। अगर लक्ष्य अच्छे हैं तो नियम भी हम गलत यूज कर रहे हैं, और अगर लक्ष्य गलत है ही तो नियम तो उसके वाकई गलत हो जाएंगे, तरीके तो गलत हो ही जाएंगे। इसे ही गांधी ने अपनी साधन साध्य पवित्रता से समझाया है कि अगर दोनों में से कोई भी सही नहीं है, समाज के अनुसार नहीं है, तो दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही स्वीकार्य नहीं। और आज कुछ लोग इन दोनों से ही भटक गए हैं, नए लक्ष्य बना लिए हैं, और अच्छे लक्ष्य हैं भी तो भी नियम उसके लिए गलत बना दिए गए, ठीक है। अर्थ लिख दिया आपने। अब जो भी समाज मना कर देगा वही हम क्या मान लेंगे? भ्रष्टाचार। तो इस रूप में बहुत विस्तृत अवधारणा है, और लास्ट में हम कहेंगे भी कि भ्रष्टाचार को अगर दूर करना है तो हमें यही अर्थ अपनाना होगा। केवल सरकारी अर्थ से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप भटके हुए को दूसरी अच्छी भाषा में लिख सकते हैं, डायवर्जन, विपथ गमन, उल्टे रास्ते पर चलना, विपथ गमन, उल्टे रास्ते पर चलना। कौन सा उल्टा रास्ता? जो समाज द्वारा स्वीकृत या लक्ष्य समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है उसको। चाणक्य ने, अब हम इतिहास की तरफ चल रहे हैं, चाणक्य ने भी करप्शन के 50 से अधिक तरीकों का उल्लेख किया, और सरकार कौन सा अर्थ मान रही है? कि सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति का दुरुपयोग, है ना, पद का दुरुपयोग। जबकि चाणक्य क्या कह रहा है? 50 से अधिक तरीके बता रहा है, और तरीके ही नहीं बताता, वो इसकी अनिवार्यता भी बताता है कि कितना जरूरी है। और कहता है कि भ्रष्टाचार ऐसा है जैसे आपकी जीभा यानी टंग पर शहद रखा हो। समझ रहे हैं बात को? जीभ पर शहद रखा है, तो क्या ये संभव है कि आप उसका 0.1% भी आपके पेट में नहीं जाएगा? नहीं हो सकता, 0.1 तो जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात। तो सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति है जो जीव है, और पद क्या है? वो शहद है। अगर हम, चाणक्य कहता है कि अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो हमें इस रूप में स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो चाणक्य के समय भी करप्शन दिखता है, और उसने इसको उसने माना है कि ये
मौर्य साम्राज्य में है, किसी भी राज्य में आप इसे जीरो नहीं कर सकते, नंबर एक। फिर हम आएंगे मिडिवल इंडिया पर, जहां सल्तनत राजाओं ने, जैसे फिरोज तुगलक ने भी अपने घोड़ों को पास कराने के लिए क्या दिया है, रिश्वत दी है। 2 टके की रिश्वत दी थी उसने घोड़े को पास कराने के लिए अपने ही कर्मचारी को। अकबर का शासन, जब वो पेटीकोट शासन में था, हरम का शासन था, जब तक उसकी माँ और ढाई माह का शासन था, चरम करप्शन का काल था। ठीक। आधुनिक काल में कंपनी के कर्मचारी महाभ्रष्ट हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी महाभ्रष्ट थे, और इसलिए उनमें से कुछ पर तो महाभियोग तक का मुकदमा चलने की नौबत आ गई, कुछ पर चला भी। ये तो भारत की बात है। अगर वैश्विक स्तर पर भी लिखना चाहो तो उदाहरण दे सकते हो, मध्यकालीन यूरोप, मिडिवल यूरोप को तो यूरोप का सिंक होल कहते थे। सिंक समझते हो ना, जहां गंदगी साफ करते हैं, है ना। तो यूरोप को सिंक होल कहने का मतलब ही था कि वहां करप्शन करप्शन चरम पर है। एंशियंट बेबीलोनिया यानी रोम का साम्राज्य और इजिप्ट यानी मिस्र भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। कॉथिक शहर आपने देखा, अगर आप बैटमैन सीरीज देखते होंगे, बैटमैन मूवीज हॉलीवुड की, तो उसमें एक शहर दिखाता है कॉथिक। तो प्राचीन काल में कॉथिक शहर बड़ा ही बैडली पॉपुलर था रिश्वत के लिए। ठीक है। अब आजादी के बाद दिखाएंगे, हमने पिछले कुछ क्लासेस में चर्चा भी की थी कि नेहरू मंत्रिमंडल में 1957 में मुद्रा घोटाला हुआ, जो कि पूंजीपतियों और पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञों के नेक्सस को दिखाता है, गठजोड़ को दिखाता है। जीप घोटाला हुआ। ठीक। और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि भ्रष्टाचार संस्थागत रूप प्राप्त कर चुका था, संस्थागत स्वरूप प्राप्त कर चुका था। ठीक है। संस्थागत स्वरूप समझते हो भ्रष्टाचार का? मैंने बीच में चर्चा भी की थी उस चीज पर। सरकारी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार करना। सरकार या कर्मचारी अधिकारी इसलिए योजना कोई बनाते हैं समाज कल्याण की, कल्याणकारी राज्य के तहत, जिससे कि करप्शन वैलिड हो जाए। ठीक है। और आप इसमें खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिखेंगे, जिसने स्वीकार किया था कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे 10 पैसे ही पहुंचता है। और स्वयं वो प्रधानमंत्री भी बोफोर्स घोटाले का मुख्य आरोपी बना। ठीक है, या उन पर आरोप लगे। और तब से लेकर आज तक यूपीए गवर्नमेंट में 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, हवाला, और लास्ट में आपको उत्तराखंड के भी एग्जाम्पल आप दे देंगे। ठीक है। चलिए, अब भ्रष्टाचार किस रूप में दिखाई देता है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। किसे भ्रष्टाचार माने, अब आप भी दिखाएं। तो जब आप स्वरूप दिखाएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार भी, से ही भ्रष्टाचार कहते हैं। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार ही करता है ऐसा नहीं है, ये स्वरूप भी भ्रष्टाचार के हैं। ठीक है। हाँ, इसमें चाहो तो ये दिखा सकते हो रैंक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है जो करप्शन पर काम करती है, सॉरी, तो इसने रैंक कई बार डिसाइड की है भारत की। और पीडब्ल्यूडी को भारत का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट का है, सीपीडब्ल्यूडी, है ना। तो
ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के डेटा हैं, जो ये चेंज होता रहता है रैंक, आप लोग अपडेट करके रखिए इससे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए भ्रष्टाचार का क्या रूप रंग है ये देख लेंगे। सबसे पॉपुलर रूप रंग है रिश्वत, ब्राइब, सबसे पॉपुलर फॉर्म। और सामान्य आदमी इसे ही क्या मानता है, करप्शन मानता है। ठीक है ना। उसके बाद और स्वरूप है कालाबाजारी, सब दिखा दो, दाम बढ़ाना, सस्ता सामान लेकर महंगा बेचना। महंगे बेचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि समस्या केवल महंगे की नहीं है, समस्या बहुत महंगे की है। ठीक है, तो ये दो बार टाइप हो गया, तो इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से, है ना। ठीक है, ये तो केवल आपकी स्लाइड में दिख रहा है वो है। इसके अलावा हमें कुछ और चीजें भी बतानी है। क्या है बतानी है कि भ्रष्टाचार हमारी किचन से लेकर हमारी सरकारों तक, है ना, या हमारे खाने से लेकर हमारे सोने तक, हर चीज में दिखाई देता है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, तो यहाँ हॉस्पिटल का एग्जांपल देते हुए दिखाना, डेड बॉडी को भी इलाज के नाम पर 3 दिन आईसीयू में रखते हैं और पैसा कमाते हैं। भ्रष्टाचार। आईसीयू में रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन डेड बॉडी को रख के पैसा कमाना बुरी बात। ठीक है, उसी डेड बॉडी को शमशान में ले जाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, और फिर जब वो कहता है कि राख लेने जाते हैं जब आपके अवशेषों की, तो वहां भी आपको चाय पानी देना पड़ता है। भारत में भ्रष्टाचार का मतलब चाय पानी है, तो चाय पानी का यूज भी कई बार कर सकते हो आप, तो वहां भी चाय पानी मांग ली जाती है। यही चाय पानी जब हम अपना मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं उसी आदमी का, तो वहां भी चाय पानी है। ठीक है, फिर घर में जो दूध आता है, तो पहले तो दूध में पानी मिलाते थे, और अब ऐसा लगता है कि दूध ही नकली हो गया है। तो पानी मिलाने से लेकर नकली दूध तक की सप्लाई, ये दिखाना है। मंदिरों में चलते हैं, धर्म में दिखाते हैं, धर्म भी अछूता नहीं रहा, मेडिकल अछूता नहीं है। घर का खाना, जब हम काली मिर्च लेकर आते हैं तो उसमें पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। जब हम लाल मिर्च लेकर आते हैं तो उसमें पिसी हुई ईंट मिला दी जाती है। जब हम दूध पीते हैं तो हमें यूरिया मिला के दिया जाता है। ठीक, ये हुआ हमारा घर। तो हॉस्पिटल, घर। अब चलते हैं धर्म की ओर। हर की पेड़ी का सीन दिखा सकते हो कि जो नारियल आप एक जगह डालते हैं, दीपक को बहाते हैं, वही नारियल दीपक 2-3 पुल पार करने के बाद फिर से पंडित जी के पास चढ़ने आ जाता है। दान दी हुई चीज फिर से दान नहीं दी जा सकती, लेकिन आसानी से होता है। भगवान के भी जो दर्शन हैं, वीआईपी दर्शन, सामान्य आदमी के दर्शन, वहां भी साफ साफ भ्रष्टाचार। ठीक है, साईं बाबा का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन दिखा सकते हो कि जो दरिद्रों का भगवान है, वो भगवान भी सोने के मुकुट पहनता है ना, सोने की चादर ओढ़ता है। कौन देता है सोना, हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा धर्म का क्षेत्र। राजनीति को तो आप अच्छे से दिखाई सकते हो, तो उसको उदाहरण देने की मुझे जरूरत नहीं है। किस तरह से हम एग्जाम्पल राजनीति का दे सकते हैं। ठीक है, तो जब धर्म नहीं बचा, जहां जब स्वास्थ्य नहीं बचा, तो आप सोच सकते हैं कि कोई चीज कैसे बची होगी, भ्रष्टाचार से। ठीक है, और उसका कारण भी स्पष्ट करेंगे थोड़ी देर में।
ठीक है। एनजीओ का दिखा सकते हो। एनजीओ भी वो क्षेत्र है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कल्याणकारी कार्यों के लिए एनजीओ बनाए जाते हैं, और एनजीओ आज भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्वरूप है। एनजीओ बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें सरकार का फंड चाहिए। ठीक है, क्षेत्र दिखा दिया आपने या स्वरूप दिखा दिया? चलिए आगे बढ़ें, कारण दिखाएं। ये असंतोष शब्द नहीं आएगा, यहाँ वंचना शब्द आना चाहिए, जो हम अंडरलाइन करके आपको दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये असंतोष की जगह क्या हो जाएगा? वंचना। साफ साफ लिखना है, खतरा है इसको लिखने का ज्यादा वो है। क्या खतरा है वो मैं दिखाता हूँ। अगर हम ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इसका मतलब हर गरीब आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है, ये लिख देना। जब आप दिखाएंगे कि वंचना के कारण लोग भ्रष्टाचार करते हैं, है ना, और भारत में आप एग्जाम्पल देके कह सकते हैं कि कई पुलिस सुधार आयोग और उनकी रिपोर्टें बताती हैं, कई विभागों की करप्शन की रिपोर्ट बताती है, सर्वे करने पर पाया गया कि उन विभागों में भ्रष्टाचार इसलिए अधिक है क्योंकि वहाँ की तनख्वाह कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी कम कमाएगा, जो नहीं कमाएगा, वो क्या हो जाएगा? करप्शन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बड़ा रीजन है ये। ठीक है, चलिए दूसरा है स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब असीमित इच्छाएं, इस स्वरूप में दिखाएंगे आपको। और हम आप यहाँ दिखाएंगे कि जिस तरह से समाज के लक्ष्य आज भौतिकतावादी हुए हैं, है ना, और भौतिकतावाद ही आज हमारा लक्ष्य है। जब तक हमारे घर में ब्रांडेड इक्विपमेंट ना हो, टीवी फ्रिज ना हो, मोबाइल ब्रांडेड ना हो, जब तक हमारे घर में ब्रांडेड गाड़ी ना हो, घर हमारा अच्छी कॉलोनी में ना बना हो, तब तक वो आदमी सफल नहीं माना जाता। तो कहने का अर्थ ये है, आज सफलता की परिभाषा अच्छे गुणों से नहीं है। आज सफलता की परिभाषा समाज में क्या हो गई है? आर्थिक समृद्धि है। जो आर्थिक समृद्ध है वही सफल है। अच्छे होने की परिभाषा भी यही है। और हम कहते हैं अरे यार ये तो बड़ा अच्छा बड़ा आदमी था, इससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि खराब काम करे। ठीक है, तो आज अच्छा होने के और सफल होने के प्रतिमान बदल गए हैं। भौतिक सब उपलब्धि ही सब कुछ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर भौतिकता ही सब कुछ है तो वो अंतहीन होती है भौतिक सफलता, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो जो अगर हम सफल हो रहे हैं तो पड़ोसी हमारा क्या हो रहा होगा? जल रहा होगा हमसे। तो बाई हुक एंड क्रुक, साम दाम दंड भेद लगाकर वो भी क्या चाहेगा? बराबरी करेगा। हमारे घर में कार आती है तो सबसे ज़्यादा जलन किसको होती है? पड़ोसियों को। या उनके घर में आती है हमसे बेहतर कार तो हमें उनसे जलन होती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे बाहर करें, बीट करें इसको। ठीक है, चलिए तो दो चीज़ों को दिखाइए, आगे बढ़ेंगे। जब हम अपने साथ साथ अपने भाई भतीजों को भी क्या करते हैं? लाभ देना चाहते हैं गलत तरीके से, उनको उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हम भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। ठीक है, अगला कारण लचीला कानून। अच्छे से लिखिएगा। भारत में कहा जाता है न्यायपालिका के लिए कि एक मुकदमे के समाधान होने के औसतन जो वर्ष हैं, वो 20 से 35 वर्ष में एक मुकदमा निपटता है। तो अगर भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे और उसे पता है कि 20 सालों में मेरा मुकदमा फिनिश होगा, तो उसे कानून का डर नहीं है ना। तो कानून में जितने लूल पोल हैं, छिद्र हैं, उनका लाभ उठाकर, न्यायपालिका के काम तौर तरीकों का लाभ उठाकर भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार से नहीं डरते,
यहाँ तक कि कानून को खरीदने की क्षमता भी रखता है। क्लियर है? चलिए, लोभ या लालच एक सामान्य स्वभाव है, तो ये उतना जिम्मेदार नहीं है, थोड़ा बहुत तो लोग लालची सभी होते हैं। हैबिट, ये नई चीज हो सकती है आपके लिए, लेकिन इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो आदमी बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, अगर है, तो आप कुछ भी उसके सामने रख दीजिए, वो करप्शन नहीं करे। उल्टा कर दें, जिस आदमी को एक बार लत लग जाए, आप कितना भी उसे ईमानदारी से कोशिश करिए, लेकिन वो नहीं मानेगा। ठीक है? तो हैबिट भी कई बार इसके लिए जिम्मेदार होती है। आपकी फोकस इन चीजों पर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये हर आदमी नहीं लिखेगा, क्योंकि माना भी नहीं जाता कि जिम्मेदारी, ये सब जिम्मेदार हैं, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से दिखाना है। ठीक है? तो मुझे लगता नहीं कि इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आप आसानी से लिख के दिखा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है? ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कहाँ कहाँ करप्शन दिखाई देता है। चुनाव में भाई भतीजावाद के तौर पर, टैक्स चोरी के तौर पर, ये सब आप अच्छे से दिखा सकते हैं, है ना? तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई समस्या आएगी इस चीज़ को समझाने में। हाँ, जो मैं कहना चाह रहा था वो चीज़ अच्छी है, और वो आप यहाँ से दिखाएं, मनसा से। इसका एक एग्जाम्पल आप देंगे यहाँ पर कि अपने ही परिवार में, जो घर में, आप में से कई लोग माता पिता होंगे या छोटे भाई बहन होंगे आपके, तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे कोई काम कराना होता है तो वो पहली बार में मना करते हैं, अगर उनका मन नहीं है तो। ठीक है? और जब वो मना कर देते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, पहला सेंटेंस क्या होता है, अच्छा कर दे, चॉकलेट देंगे, होता है। अच्छा करते, ये दिलवा देंगे। प्रोत्साहन देना अलग चीज है। बात समझ रहे हो ना? प्रोत्साहन देना अलग चीज है, लेकिन लालच देना दूसरी चीज। तो उस बच्चे को क्या समझ में आता है कि अगर मैं एक दो बार मना करूंगा तो क्या होगा, अगला आदमी मुझे कुछ ना कुछ अतिरिक्त दे देगा। यही चीज जब सरकारी सेवा में जाता है या मुझसे मौका मिलता है, तो एक दो बार कहता है, "अच्छा, कल आना, आज टाइम नहीं है, आज ये हो गया, आज साहब बाहर गए हुए हैं।" तो जो आदमी 3 चक्कर लगा रहा है, वो सोचता क्या है कि चल यार, इसका मतलब 100 रुपये दे दो, आने जाने में पैसा खर्च होगा, वैसे भी 100 रुपये देता हूँ, काम भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। ये वो बच्चा है जिसने बचपन में क्या सीखा था कि 2-3 बार मना कर देने पर अगला आदमी क्या देगा, मुझे कुछ अतिरिक्त दे देगा। और आप उससे कहेंगे तुम करप्शन कर रहे हो, कह रहे इसमें क्या करप्शन, आटे में नमक के बराबर तो चलता है। ठीक है? क्या लिखेंगे, आटे में नमक के बराबर की संस्कृति है भ्रष्टाचार को लेकर भारत में। क्लियर है? चलिए, अब कुछ स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, उन्हें आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा इन्हीं सब के बीच में। ठीक है? देखिए, लॉर्ड एक्टिन, एक्टिंग नहीं, एक्टिन कहता है कि सत्ता आदमी को भ्रष्ट बनाती है, और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट बनाती है। ठीक है? अगला स्टेटमेंट मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं किसी निबंध में, फिर से लिख लीजिए। एशियन ड्रामा किताब मैंने आपको बताई थी, जिसमें लेखक थे गुन्नार मिर्डल। उन्होंने विकासशील देशों में हमारे काम करने के तरीकों को लेकर व्यंग्य लिखा है, और उन्होंने कहा है कि करप्शन का एक बड़ा कारण
विकृत पूंजीवाद है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। अब एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है, समझ लो इस बात को। इसका मतलब होता है कि लाभ कमाना बुरी बात नहीं है, लाभ कमाना बुरी बात नहीं है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी पद के लिए, अच्छी चीज। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम, अच्छी चीज है। इससे योग्यता का विकास होता है, सुविधाएं बढ़ती हैं, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक पूंजीवाद ठीक है। विकृत कब होता है कि जहां लाभ कमाने की अवसर नहीं है, वहां भी अगर आप लाभ कमा लेंगे, ये है विकृत पूंजीवाद। जैसे एग्जांपल मैंने आपको डेड बॉडी का दिया था। डेड बॉडी को 3 दिन आईसीयू में रखकर पैसा कमाना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। मरे हुए आदमी की राख लेकर आना शमशान से, उसके लिए पैसा देना कहीं से भी जायज नहीं। आज से करीब 4-5 साल पहले 200 रुपये पेंशन मिलती थी वृद्ध लोगों को, इंदिरा गांधी पेंशन में, उसमें भी लोग अपना कमीशन ले लेते थे। ये है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, विकृत पूंजीवाद, कि लाभ की कोई लिमिट नहीं है, फिर येन केन प्रकारेण लाभ कमाने की इच्छा ही विकृत पूंजीवाद है ना। हमारे एक कहावत है ब्रज में, जवान मरे चाहे बूढ़ा, हमें हत्या से काम। यानी अगर मुझे मर्डर करना हो तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि सही है या गलत है, कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम करप्शन वाले व्यक्ति की सोच होती है, किससे ले रहा है, कितना ले रहा है, उसके लिए कोई सीमा नहीं, कोई आधार नहीं उसके लिए, चाहिए तो बस चाहिए। ठीक है। और दिखा सकते हैं, दवाइयों की कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये मेडिकल टेस्टिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लालच देते हैं और दवाइयों का टेस्ट करते हैं। गलत है लेकिन होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स को जरूर लिखिएगा, इससे आपका निबंध बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो जाएगा और उसकी आइडियोलॉजी अच्छी हो जाएगी, है ना। क्योंकि सामान्य टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा भारी होगा, आकर्षक लगेगा आपका निबंध। परिणाम देखने हमें, क्या परिणाम है, कारण तो देख लिया आपने, परिणाम की चर्चा भी करनी है। तो ये परिणाम है, मेरे हिसाब से बहुत आसान से हैं, आप कर लेंगे इन्हें। ठीक है। हो पाएगा कि नहीं परिणाम? सर हो जाएगा। चलो, तो मीटिंग अभी खत्म हो रही है, फिर से शुरू करते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है। अभी अंतिम डिस्कस बचा है, करना है अभी, उसी को क्लिक कर लीजिएगा आप लोग जो पहले क्लिक किया था उसी, ठीक है।